नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज के दिन की कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हैं, यानी सियासी और कानूनी जो डेवलपमेंट्स हैं आज के दिन की, वो हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं है, बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि यके बाद दीगरे बहुत से सेटबैक्स जो हैं वो तहरीक इंसाफ को, PTI को मिले हैं। उसमें एक सेटबैक तो वो है जहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ की उस एप्लीकेशन को, जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ के बहुत से लीडरान उस एप्लीकेशन को लेकर ECP के पास गए थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सेनेटर बनने के नोटिफिकेशन को रुकवाने की जो एप्लीकेशन थी उसे ECP ने रद्द कर दिया। लेकिन ECP ने ना सिर्फ इसे रद्द किया बल्कि PTI की जो एप्लीकेशन थी उसे उन्होंने डिसमिस भी नहीं किया। उस पर उन्होंने एक अगली तारीख रख दी 22 मार्च की, क्योंकि अगर डिसमिस कर देते तो फिर कम अज़ कम तहरीक इंसाफ उसके ख़िलाफ़, इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जा सकती थी। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, जिसका ज़ाहिर है कि हुक्मरान जमात को बहुत ही गम और गुस्सा है। दूसरा सेटबैक वो हुआ कि जहाँ इसी किस्म की एक पिटिशन एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कह के फ़ारिग कर दिया, डिसमिस कर दिया कि ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो है वो लायक करता है। और तीसरा एक निस्बतन आधा आधा सेटबैक वो था जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पिटीशन को रद्द कर दिया PTI की तरफ से, जहां डस्का NA 75 नेशनल असम्बली की 75 सीट जो थी उसके बाय इलेक्शन जो 18 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर कर रखे थे, उसे रोकने की इस्तदा की गई थी मलही साहब की तरफ से, असद मलही साहब की तरफ से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक अगली तारीख जो है वो रख दी, लेकिन उन्होंने ये कहा, उन्होंने इसको रद्द नहीं किया। ताहम ये ज़रूर किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वो रिकॉर्ड मंगवा लिया, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना माइंड बनाया और उन्होंने NA 75 के इलेक्शन को नल एंड वॉइड और ख़राब करार दिया और वहाँ रीपोल को ऑर्डर दिया। उसके नतीजे में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने हुक्म दे रखा था कि 18 मार्च को सियालकोट में डस्का में NA 75 में इलेक्शन होंगे, उन्होंने अपना फ़ैसला, अपना जहन तब्दील किया और अब ये इलेक्शन गालिबन 10 अप्रैल की, इन इलेक्शंस की तारीख जो है वो रखी गई है। ये तो वो सेटबैक्स हैं जो तहरीक इंसाफ के सामने आए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 19 फरवरी के इस फैसले के ऊपर 25 फरवरी को ये कहा था कि ये इलेक्शन को मुकम्मल तौर पर नाकाम, नल एंड वॉइड करार दिया था और 10 और 18 मार्च को दोबारा इलेक्शन करने का कहा था। ताहम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो डिटेल्ड फैसला 8 मार्च को इशू किया गया है वो अब हमारे सामने आया है और उस फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वाज़े तौर पर लिखा है। उसके पैरा 19 जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, उस पैरा 19 में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है टू इंश्योर दैट द इलेक्शन इज कंडक्टेड ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली and in accordance with law, and corrupt practices are guarded against in terms of Section 9 of the Election Act 2017 एंड सो ऑन। अब यही वो नुक्ता है जहां पे हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ अपना मुकदमा आवाम के और मीडिया के सामने पेश कर रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस किस्म की चुस्ती और बोल्डनेस दिखाई डस्का के इलेक्शन में, उसका अशर अशीर भी देखने में नहीं आया सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से। आज जनाब फारूक हबीब साहब और मलिका बुखारी दोनों ही इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद थे, उनके फैसले पे एतराज़ करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए। फारूक हबीब साहब ने किस तरह से अपनी पोजीशन स्टेट की, उसे सुन लेते हैं। हमारी इस्तदा ये भी थी कि वही फ्री कैन आगे चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आप अपनी दरख्वास्त का फैसला होने तक इनके कामयाबी के नोटिफिकेशन को भी रोक दें, जिस तरह आपने डस्का के रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन रोका था, उसके ऊपर उनका जो फैसला आया है वो भी आपके सामने है। तो इस वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि सेक्शन 9 के तहत इस फैसले को भी डस्का के फैसले के तनाजर में हम देख रहे हैं और जो हमारे पास हाईएस्ट फोरम्स मौजूद होंगे उन फोरम्स का भी हम दरवाजा खटकाएंगे। और मैं ये यहां से पैगाम देना चाहता हूं कि अब कोई इखलाकी जवाब भी नहीं है इनके पास।
जैसा कि मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दो चेहरों को देख रही है। वो समझती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस किस्म का स्टैंड लिया, जिस किस्म का एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया डस्का में, उस किस्म का असूली मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, जहाँ पूरी कौमी समझती है कि बहुत ही करप्शन हुई है और रुपये पैसे की लेन देन हुई है, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो बहादुरी, वो चुस्ती जो है वो नहीं दिखाई है। मलिका बुखारी भी वहाँ पर मौजूद थी, बैरिस्टर मलिका बुखारी जो है मौजूद थी, और बैरिस्टर मलिका बुखारी ने क्या पोजीशन इख्तियार की यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से वो भी सीख लेते हैं। हमने तो इस्तदा की थी कि काले दाग को लगने से रोक लीजिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमारी इस इस्तदा को नहीं माना। पाकिस्तान की आवाम ये इस्तदा हारे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं हारे, बिकॉज ये जो ऐवान बाला है ये आवाम की रहनुमाई करता है। आइन और कानून के तकाजे ये हैं कि आप ऐवान बाला में चेयरमैन सेनेट के कैंडिडेट ना बने। आपके किरदार के ऊपर, फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के ऊपर, आपके सादिक और अमीन होने के ऊपर सवालिया निशान उठ चुका है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। यानी कि तहरीक इंसाफ ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा कर रही है और कोर्ट से इस्तदा करके, बल्कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी शर्म दिलाई जा रही है कि आप खुद ही कम अज़ कम, और कोई अगर रोकता नहीं भी आपको, तो कम अज़ कम आप ज़ाती तौर पर जो है एहसास करें, शर्म करें और पीछे हट जाएं। ये तो वो मामला है। ये बात बड़ी वाज़ेह होती चली जा रही है कि जिस तरह से चीज़ें डेवलप कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर अब एतमाद रहा नहीं है तहरीक इंसाफ को, और ये मामला जो है मुझे ठीक होते हमें इस मौके नज़र नहीं आ रहे। ये सूरत हाल किस डायरेक्शन में जाएगी, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल है। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, जो इससे पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके हैं, और खुशकिस्मती से जो हम बहस कर रहे हैं गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का, उसी इलाके से वही मेन पोलिटिकल पावर बेस है खुर्रम दस्तगीर साहब का। वेरी वार्म वेलकम टू खुर्रम दस्तगीर साहब। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब, जो कानूनदान हैं, पढ़ाते भी हैं, सेनेटर हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल। और मुझे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड टेलीविजन एंकर पर्सन जनाब वसीम बादामी साहब भी मुझे कराची से एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर सकेंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, मैं आपसे शुरू करूँ। ऐसा लगता है आपकी जमात का हम अगर सूरत से, एक तो खासे रिवर्सल हुए, आपको ECP में भी रिवर्सल हो गया, सुप्रीम कोर्ट से भी किसी हद तक रिवर्सल हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पार्शियल रिलीफ भी दी, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने गालिबन इलेक्शन 18 मार्च से उसको 10 अप्रैल पे कर दिया है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आपकी जो पिटिशन थी PTI के मेंबर की, वो उसको उन्होंने फारिग कर दिया और कहा कि ECP ने फैसला करना है। लेकिन ये बात क्लियर है तहरीक इंसाफ की पोजीशन देख के कि अब इलेक्शन कमीशन पे आपको कोई एतमाद रहा नहीं है। इसी इलेक्शन कमीशन ने गालिबन इलेक्शन भी करवाने नहीं, मैं ये बात तो नहीं बिल्कुल कहूँगा। मुकम्मल रद्द नहीं अभी आपने किया, लेकिन चीज़ें जाओ उसी डायरेक्शन। आप कहने लगे हैं कि मुकम्मल रंगर बंद करें। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल मैं समझता हूँ, मैं कहूँगा और ना मैं समझूंगा कि मुनासिब है कि हम कह दें कि हमें इलेक्शन कमीशन में कोई एतमाद नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, और इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से भी आगाह किया, बाबर कराया, जब ये हमारी ही वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस चल रही थी, कि उनके इख्तियारात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जैसे ही हैं जब इलेक्शन हो रहा हो, और इलेक्शन की कार्रवाई के दौरान उसकी तमाम सरगर्मियों के हवाले से तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम इदारे, तमाम एजेंसीज जो हैं वो उसकी ताबे हो जाती हैं उस वक्त के लिए जब इलेक्शन उसको कंडक्ट करना होता है। तो उसको बाबर करवाया कि ये तुम्हारे इख्तियारात हैं। तो उसके साथ साथ उसकी जिम्मेदारियों की भी कोई बात की। तो ये पहली बात, ये झगड़ा है कहाँ पे, मैं आपको अर्ज करता हूँ। तो ये उसके इख्तियारात की भी बात सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ओपिनियन में की, और उसके साथ साथ उसको इसकी जिम्मेदारियों से भी आगाह किया। वो क्या थी कि करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड अगेंस्ट करें, कि इलेक्शन मुनसिफाना हो, ईमानदाराना हो, ये जो डिटेल डिसीजन है पैरा 19 का डस्का का, उस पर उन्होंने खुद लिखा है कि इट इज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू इंश्योर दैट द इलेक्शन इज कंडक्टेड ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली एंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, एंड करप्ट प्रैक्टिसेस आर गार्डेड अगेंस्ट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 9। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इनको आगाह भी किया था, और बड़ा पुरजोर तरीके से, एम्फेटिकली। लेकिन हुआ क्या, किस हवाले से किया था? ये डस्के के हवाले से तो जो हुआ वो उन्होंने कर दिया। उन्होंने सेनेट के इलेक्शन के कंडक्ट के बारे में, मैं आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए कि आपका जो सेनेट का इलेक्शन है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन फुल स्टॉप नहीं किया, आगे बताया कि टेक्नोलॉजी 1967 का फैसला कि हतमी नहीं होती कोई भी सीक्रेसी वगैरह वगैरह, उसके ऊपर मुझे पर्सनली, और मुझे मालूम है, मैं वसूख से कह सकता हूँ हमारी पार्टी और गवर्नमेंट को ये मायूसी ज़रूर है कि जब वो
सेनेट का इलेक्शन मुनक्किद किया गया, टेक्नोलॉजी का वो सारा उन्होंने हाथ खड़े कर दिया। उन्होंने कहा जी बिकॉज का टाइम बहुत कम है, हम ये बिल्कुल जैसे पीछे ये इलेक्शन होता रहा है उस तरह ही आप करेंगे। तो जैसे पीछे वो बेईमानियां होती रही हैं, जो खरीदो फरोख्त वही फिर चलती रही। तो ये कंट्रास्ट है। और लास्ट पॉइंट है कि इदारे के ऊपर हमने नहीं कोई अदम एतमाद या उसको तनकीद का निशाना बनाया, फैसले को। और तभी तो कानून में, आइन में अपील का तस्वर होता है। अच्छा, कि फैसला गलत है, फैसले से हम अग्री नहीं करते, हम फैसले से मायूस हैं और फैसला बड़ा हैरत अंगेज और हैरान कुन है, ये कह रहे हैं सब मेरे। ठीक है। अब खुर्रम दस्तगीर साहब, आपके एक्चुअली सीट पे बैठने से पहले हमने जनाब फरूख हबीब साहब का वो टुकड़ा सुनाया, जो कि कोई नई बात नहीं है। वो तहरीक इंसाफ और बहुत से लोग इस बात को दोहरा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक स्किज़ोफ्रेनिक कंडीशन में नज़र आता है मेडिकली। दो उसके फेसेस हैं। एक वो इलेक्शन कमीशन था जो बहुत ही मुस्तैद, बहुत ही दलेर, बहुत ही बहादुर, बहुत ही रवायत से हट के उसने एक गैर रवायती अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन लिया। मैं एक मिनट आपको करेक्ट कर लूं कि आपने कहा ये उसके दो फेसेस हैं, मैं इसको करेक्ट करूंगा। हम कह रहे हैं कि ये उसके फैसले के दो फेसेस हैं, उसके फैसलों के दो फेसेस हैं। नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ ना, आप तो नहीं कह रहे। मैं कह रहा हूँ कि वो नजर आ रहा है देखने में कि एक वो डस्का के ऊपर है जहां पर ना सिर्फ ये कि पूरे इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दी थी, जो इससे पहले कभी इलेक्शन कमीशन ने किया नहीं है, जबकि आरओ ने कहा कि 14 पोलिंग स्टेशन जो हैं, और आपकी जो नौशीन इफ्तिखार साहिबा थी उन्होंने 20 पोलिंग स्टेशन की इस्तदा की थी 19 तारीख की रात को। आरओ ने भी सुबह तक बात की थी 14 पोलिंग स्टेशन की, लेकिन उन्होंने पूरे के पूरे हल्के को, जिसमें 360 पोलिंग स्टेशन थे, उन्होंने उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया। और दूसरा उनका वो फैसला है जहां उनके सामने बहुत सी एविडेंस लाई गई कि कैसे करप्ट प्रैक्टिस का खतरा है, और एक अगर वो स्टेप उठा लेते तो उसका रास्ता रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने वो स्टेप नहीं उठाया। अब आपकी पार्टी पे ये इल्जाम है कि आप लोग बेनिफिशियरी हैं इसके, तो क्या पोजीशन है आपकी? आप फॉरेन फंडिंग का केस भूल गए हैं, 2014 से पेंडिंग है। नहीं, वो ये तो इलेक्शन नहीं, मेरी गुजारिश, ये इलेक्शन कमीशन भी तो उस जुर्म का हिस्सा है ना जी, कि इमरान खान साहब ने कहा जी मैं चाहता हूं कि वीडियो ओपन ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए। 2 दिन बाद उनकी पार्टी इलेक्शन के सामने कही नहीं हमें खुफिया चाहिए, हम तो खुफिया रखेंगे। और अभी तक जो पिटिशनर है उसके सामने पीटीआई का जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, यही इलेक्शन कमीशन है जो उस पिटिशनर को डिनाई कर रहा है पिछले कई सालों से कि रिकॉर्ड उसके सामने ना आए। तो ये कहना है कि जी इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन ने जरूर डस्का के मामले में एक हम सब के लिए सरप्राइजिंग था, हकीकत है कि जो डिसीजन लिया, ये एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया उन्होंने इस मामले में। और उन्होंने कहा कि जी ये जो इशू है जहां ऐसे देखिए डस्का का डिसीजन इसलिए अहम है कि वहां पोलिंग रोकी गई, वहां पोलिंग स्लो कराई गई, वहां गोलियां चली और पुलिस ने कुछ नहीं किया, वहां हमारी कैंडिडेट को हरासा किया गया, उसकी भी वीडियोस मौजूद हैं, वहां बैलेट छीने गए, वहां फेक बैलेट्स पकड़े गए, वहां 2 बंदे कत्ल हुए, और फिर आखिर में कल तो उस्मान डार साहब ने गालिबन इतराफ भी कर लिया कि जी हमने 20 बंदे उठाए थे। वो तो उन्होंने खुद कहा कि हमने 20 बंदे जी, वो अगर आप नदीम मलिक के शो का क्लिप चला दें, बहुत चल रहा है इसके ऊपर के उठाए थे। इशू ये है। अच्छा, वो कह रहे हैं हमने उठाए थे। हाँ जी, इशू ये है, खुद नहीं कहा कि हम उठाए गए। मैं पढ़ रहा था अभी, वो आप देख ले, चला दे तो आई थिंक नाजरीन के लिए वो सारा इबहाम दूर हो जाएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर सारा इशू ये है। देखिए इलेक्शन कमीशन ने इस बुनियाद पे एक फैसला किया, हमने उसे वेलकम किया, लेकिन ये वही इलेक्शन कमीशन है ना कि डस्का के फैसले के बावजूद फॉरेन फंडिंग पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही कि उसमें कोई क्लैरिटी आ जाए। तो यहां यही इशू है, और यहां आई थिंक मैं और सेनेटर साहब इसमें इकट्ठे हैं कि हमें फैसलों से जरूर इख्तलाफ हो सकता है, हम फैसलों से इख्तलाफ करते हैं, ठीक है, लेकिन फैसलों से इख्तलाफ जो है उसका ये मतलब नहीं कि हमारा जो है उस पूरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर हम उसको मतून कर रहे हैं। हमारा फैसलों से ये जो है ना, ये फॉरेन फंडिंग वाला केस, इस पे फिर बात करते हैं। मैं इसी इशू पे वसीम बादामी साहब को ले लूँ। वसीम बादामी साहब, 2 किस्म की हमें इलेक्शन कमीशन के हवाले से चीज़ें नज़र आती हैं, जिसको मैं ये कैरेक्टराइज करूँगा कि जो इलेक्शन कमीशन डस्का पे हमें फैसला करते नज़र आता है वो एक फॉरवर्ड लुकिंग इलेक्शन कमीशन है, जो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन की तरह, ये किसी और डेवलप कंट्री के इलेक्शन कमीशन की तरह बहुत ही सख्त फैसले और अपनी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को एक्सरसाइज करता हुआ हमें आउट ऑफ द बॉक्स नजर आता है। एक ऐसा फैसला करता है जो इससे पहले 50 बरस की तारीख में या 70 बरस की तारीख में शायद इलेक्शन कमीशन ने नहीं उठाया है, और वो अनप्रेसिडेंटेड है, नया है, और एक ऐसे मौके पर डिसीजन करता है जब पूरी फोरेंसिक एविडेंस के तमाम हकाइक उसके सामने जो है वो नहीं आए हैं, वो फैसला कर देता है, परमानेंट बना लेता है। दूसरा वो इलेक्शन कमीशन का फेस हमें नजर आता है जहां सेनेट में बहुत एविडेंस आ रही है, वहां पर भी बहुत हकाइक हैं, और सेनेट का इलेक्शन एक हल्के के इलेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इलेक्शन कमीशन वहां पर उस किस्म का
आउट ऑफ द बॉक्स या इनोवेटिव या नया किस्म का डिसीजन नहीं करता, बल्कि एक पुराना रवायती ट्रेडिशनल इलेक्शन कमीशन हमें नजर आता है। आपने इसे कैसे देखा? देखिए, ये बात तो ठीक है कि खुशगवार हैरत का सबको ही सामना करना पड़ा, सबको ही सामना हुआ कि जब हमने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद दरखास्त गुजार ने जब जितने हलकों की मांगा था इलेक्शन का अमल दोबारा, वो पूरे का पूरा हल्का ही उनको दे दिया गया। अब ये सारी की सारी रियलिटीज हैं। खुद 2018 के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कितना ज्यादा फालता है, सोया हुआ था, ये भी एक रियलिटी कि 2018 के इलेक्शन में क्या कुछ होता रहा और फिर इलेक्शन कमीशन उस तरह बिल्कुल भी फाल नजर नहीं आया। डस्का में नजर आया और फिर सेनेट इलेक्शन में बिल्कुल नजर नहीं आया। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखते हुए बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये हमारी तारीख में इस तरह के तवातुर के साथ वाकयात हैं, इसलिए ऐसा होना अनअवॉइडेबल भी है कि अनफॉर्चुनेटली फिर जब भी इदारा थोड़ा सा कहीं हमें आजाद होता हुआ या जब भी थोड़ा सा कभी कुछ कॉम्प्रोमाइज करता हुआ नजर आता है, तो लोग इसको इस मन से जोड़ते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में किस दूसरे इदारे का किस सियासी जमात की तरह झुकाव है या जरा दूरी है, और वो लोग उस बुनियाद पे भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो सेनेट इलेक्शन के मामले में ये बात मेरे लिए हैरानकुन जरूर थी कि सेनेट इलेक्शन से एक रात पहले वीडियो आने के बावजूद इलेक्शन कमीशन का उसका नोटिस ना लेना, अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला ना भी होता तो भी इलेक्शन कमीशन करप्ट प्रैक्टिस रोकने का पाबंद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और फैसले के पाकिस्तान के फैसले का तो मजीद तारीफ होगी, उसके बाद भी एक्शन नहीं लिया उस अंदाज से, बल्कि किसी भी अंदाज से। अब इसका क्या फैसला आता है, ये भी मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस बात का तयन करने में कि इलेक्शन कमीशन का जो ये बदला हुआ मिजाज है या जो हैरान कर देने वाली सलाहियत है, ये इसमें कितना ज्यादा तसलसल है या नहीं है। क्योंकि एक तासुर बहरहाल ये जरूर है कि डस्का की हद तक सारे के सारे मामला न्यूट्रल थे, जो कि फिर उसके बाद शायद उस अंदाज से नहीं रहे। अच्छा वसीम साहब, बिल्कुल ब्रेक से पहले एक चीज की वजाहत कर दीजिए कि आप ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आ गया था सेनेट के इलेक्शन से पहले, जिसमें ये कह दिया गया कि वोट की सीक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, ताहयात या हमेशा के लिए नहीं हो सकती, और ये कि कोई ऐसा मैकेनिज्म टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हो सकता है जिसमें वोट आइडेंटिफाइबल हो सके, ट्रेसेबल हो सके, कम से कम इलेक्शन कमीशन की हद तक बताओ, वहाँ पर आपको हैरानगी होती है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की सपोर्ट होने के बावजूद, यानी जो एपेक्स लीगल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है, अदालत है, उसकी सपोर्ट होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है उसने वो इकदामात जो हैं वो नहीं उठाए। मुझे उस पर उतनी ज्यादा हैरत इसलिए नहीं हुई कि जाहिर है मैं बिल्कुल लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन अगर 1967 के एक फैसले का हवाला था तो उसके बाद जो कि दर्ज भी था उस फैसले में, लेकिन फिर 1986 का वो जाहिर है वलीद इकबाल साहब तो मैं खुद सीख रहा होता हूँ और आईनी कानूनी हवालों से समझ रहा होता हूँ, लेकिन वसीम सज्जाद साहब वाला जो एक केस है 1986 का, मुझे वो लगा कि उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो तौजीह पेश की अपनी प्रेस रिलीज में कि जनाब क्यों हम अब वक्त की किल्लत के बाइस ये सारे का सारा मामला नहीं कर पाएंगे, मुझे उस पर फिर भी इतनी ज्यादा हैरत नहीं हुई, लेकिन मुझे इस और जो वोट की सीक्रेसी की कतईयत के बारे में भी जो कमेंट किया है, उसमें भी वो जो सारे का सारा मामला है कि जनाब किस अंदाज से जो रिटर्निंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसने बैलेट पेपर को मार्क कर दिया था और उस पर यह कहा गया था कि जनाब इसमें वोटर की तो कोई गलती नहीं है, और फिर वोट की सीक्रेसी के हवाले से जो सारे के सारे अदालत पाकिस्तान के जो हवाले आए थे, तो वो मेरे लिए फिर भी इतना ज्यादा हैरत अंगेज नहीं था जितना हैरत अंगेज ये था कि उसकी इलेक्शन की एक रात से पहले एक वीडियो इमर्ज होती है जिसमें बाकायदा लेन देन की, जिसमें बाकायदा करप्ट प्रैक्टिस जाहिर हो रही है और उसका एक्शन नहीं लिया गया, और अगले दिन वैसे का वैसे इलेक्शन हो गया, और ताहाल उस हवाले से इलेक्शन कमीशन खामोश है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ब्रेक ले लूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो शकूक का इजहार किया जा रहा है खासकर कि तहरीक इंसाफ और उनके सपोर्टर्स की तरफ से, ये बात कहाँ जाके ठहरेगी, इसका रेजोल्यूशन कैसे हो पाएगा, इसमें मजीद बात करते हैं आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सनत वलीद इकबाल साहब, आपने सुना खुर्रम दस्तगीर साहब को वक्फे से पहले, उनका बुनियादी तौर पर कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे कोई बहुत ऐसा डिसिप्लिन दिखाया भी है डस्का पे जिससे आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट मजरू हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अदारा है जिसने फॉरेन फंडिंग केस के अंदर कभी भी आपको मसलसल प्रोटेक्ट किया है। देखें जी, मैं डस्का और जो सेनेट का इलेक्शन है खुसूसन जो इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त के लिए था, उन दोनों को एक कैटेगरी में डालूंगा, और जो फॉरेन फंडिंग केस दूसरी कैटेगरी में है। वजह उसकी ये है, फॉरेन फंडिंग केस तो जिस किस्म के उसमें क्लेम्स और इल्ज़ामात हैं उसका तो बड़ा एक वसी किस्म का रिकॉर्ड मांगना, स्क्रूटनी करना, स्टेटमेंट्स तलब करना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो एक किस्म का केस है। ये दोनों केसेस इलेक्शन के केसेस थे, और इलेक्शन के अंदर इलेक्शन के केसेस में और इलेक्शंस की
कंडक्टिंग वगैरह के सारे उसमें जो कि ईसीपी करती है, एक टाइम सेंसिटिवनेस होती है। ठीक है कि जी इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन का एक असूल है कि जी इलेक्शन का रिजल्ट भी फिल फॉर जो है जितना वो ट्रांसपेरेंसी हुई है ही, वो जब जैसे ही मुकम्मल हो पोलिंग काउंटिंग हो रिजल्ट आ जाए। और सिमिलरली उसके अंदर कोई अगर किसी किस्म की कोई कमी बेशी हुई, कोई किसी का इल्ज़ाम है कि जी कानून के मुताबिक इलेक्शन नहीं हुआ, तो उसका भी फैसला जो है वो एक खास जल्दी होना चाहिए, या उसका किसी चीज़ को रोकना या ना रोकना वो जो है दैट रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन। तो वो सूरत, ये जो उर्दू का लफ्ज़ है जिसमें ऐन आता है, स्पीड, अलैक्रिटी, जिसके अंदर रिएक्ट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन द डस्का केस, रात की 3 बजे वो आता है, और उजलत था, वो वाली सूरत, या उजलत नहीं, सूरत ही कहूँगा, स्पीड वो जैसे कहते हैं, ठीक, वो जब उस एक ख़ास किस्म के शवाहिद सामने आए अबाउट द सेनेट इलेक्शन इस्लामाबाद वाले के खुसूसन, और इत्तेफाक से वही शख्स है जो कि सबसे बड़े ऐवान का उम्मीदवार बन रहा है, उसका निगरान और कस्टोडियन बनने का। तो वो एक कानून में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं कि जी अगर एक जहरीला दरख्त है तो उस जहरीले दरख्त का फल भी जहरीला होगा, फ्रूट ऑफ द पॉइजनस ट्री। ठीक। तो भाई अगर वो इलेक्शन उस शख्स का सेनेट की सीट के लिए जो है उसमें जो है बहुत हैरत अंगेज किस्म की लाकानूनियत, करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं, उनका इल्जाम है, चले हम साबित करना चाह रहे हैं, आप वो उस जहरीले दरख्त का अगला फल जो है, इसकी क्या वो फल है सेनेट की चेयरमैनशिप, इसकी क्या नहीं रोका उसको। इसकी ये जो ईसीबी का बज़ाहिरन इनएबिलिटी टू एक्ट है इस केस में, जहां समझ आता है कि इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेनेट का चेयरमैन सेनेट का भी उससे मुंसलिक है, आपको क्या वजह समझ आती है कि ईसीबी क्यों नहीं एक्ट कर सका? मैं देखें जी, मैं ये तो नहीं जानता, और मैं खुद उस केस में तो नहीं अपेयर किया, और उसके सारे खदो खाल से इतना वाकिफ़ नहीं हूँ कि मैं अपना एक आपको सही प्रोफेशनल असेसमेंट दूँ। लेकिन ये ज़रूर मैं क्या कहूँगा कि एरर्स ऑफ लॉ हमेशा और हर लेवल पे होते हैं। हाई कोर्ट इतना बड़ा इदारा है, इतने तजर्बेकार उसमें जुडिशरी के जजेस, सबऑर्डिनेट जुडिशरी के और लॉयर्स आते हैं, वहाँ भी गलतियाँ होती हैं, अपील में ओवरटर्न हो जाती हैं। तो जस्ट दे आर उसमें कुछ गलत कानून का और आइन का जो है वो नफाज किया गया है। ठीक, और इसीलिए गलत जब होता है तो उसके लिए अपील करते हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब आपके अब जॉइंट कैंडिडेट हैं चेयरमैन सेनेट के लिए। ये वही यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं जिनको नवाज शरीफ साहब ने पीएमएल ने पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल पे डिस्क्वालीफाई करवाया, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था जब ये आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में जो लेटर नहीं लिखते थे स्विस अथॉरिटीज़ को, उस केस को रीओपन करने के लिए, जहाँ $60 मिलियन की एक ऑलमोस्ट प्रूवन करप्शन जो थी SGS एंड कोटेक्ना की, जहाँ कस्टम की इन मॉनिटरिंग एजेंसीज़ को, मैं चूँकि खुद कस्टम में रहा हूँ, मुझे पूरा केस ज़बानी पता है कि क्या था, मैं तो वहाँ पे वो बड़ा एक ओपन एंड शट केस था, उसको रीओपन करने में उस वक्त नवाज शरीफ साहब का बड़ा स्टैंड था, सुप्रीम कोर्ट का भी स्टैंड था। वहाँ इन्होंने चूँकि आसिफ अली जरदारी साहब को बचाने के लिए उसको रीओपन नहीं किया, तो फिर डिस्क्वालीफाई हो गए एज प्राइम मिनिस्टर। इनको बड़ा अफसोस है कि ये आदमी सेनेटर बन गया। अब बड़ा अफसोस है कि ये आदमी सेनेट का चेयरमैन बन सकता है, ये कुछ करने वाला, अब ये कुछ करने वाला। आपकी मुझे शर्म आती है यार, कसम से। पोजीशन क्या है यूसुफ रजा गिलानी साहब को नॉमिनेट करने के लिए चेयरमैन सेनेट? देखिए उनको सजा मिली, उन्होंने अपनी डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल की भुगती। अब अगर हम लोगों के पुराने रिकॉर्ड पर खोलना शुरू कर देंगे तो वो एक अलग मामला है। यहाँ इशू एक बंदा डिस्क्वालीफाई हो गया एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर डिफाइंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दैट इशू, कंटेम्प्ट बन गया उनका। वो कहते रहे, आपको याद है कितने हफ्ते केस चलता जी जी कि लिखे खत वो बहाने बनाते थे, नहीं लिखे उन्होंने, करप्शन का। लेकिन देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया, उन्होंने अपनी डिस्क्वालिफिकेशन भुगती। नाउ ही इज बैक इन द फील्ड। अब अगर इनके पास कोई और एविडेंस है कि वो किसी करप्ट प्रैक्टिस में मुलविस थे, अगर किसी कोर्ट की कन्विक्शन है यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस में, तो जरूर लेकर आए। लेकिन यहाँ जो है, आप समझते हैं कि सियासतदानों के खिलाफ, सियासतदान तो बहुत साफ और उनको शफाफ नजर आना है, उनके खिलाफ कन्विक्शन तो जरूरी नहीं है। अगर शक भी हो जाए कि कंडक्ट उनका ठीक नहीं है, इमोरल कंडक्ट था, करप्ट, वहां तो साबित हुआ ना। नहीं, अब वो रहेगा ना उनके ऊपर। वो क्या आप समझते हैं कि आप साफ हो गए? ये भी तो साबित हुआ, रीबाउंड हो। इमरान खान साहब ने 11 लाख रुपए दे के बनी गाला की तामीर रेगुलराइज करा ली, इन राइटिंग है। ये दोनों चीजें रिलेटेड होंगी। देखिए ना, बात तो यही है कि अगर कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया इमरान खान को इस बात पे, और हम उन्हें कहते हैं जी वो सादिक और अमीन है,
तो आज की तारीख में यूसुफ गिलानी भी सादिक और अमीन है। अगर इनके पास कोई और कॉन्ट्ररी एविडेंस है लेकर आने की कि जी उन्होंने कोई करप्शन की है, उस पर कोर्ट को उनको कोई एडवाइस मिली है, या 1000 लोगों के ऊपर इल्जामात होते हैं, अगर तो हमने इल्जामात की बुनियाद पर चलना है तो फिर पाकिस्तान में तो तकरीबन तमाम ही लोग जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इमरान खान एज अ प्राइवेट सिटीजन 2001 या 2 में वो और यूसुफ रजा गिलानी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इक्वल फुटिंग पे होंगे? नहीं, बात तो ये कि एक करप्ट प्रैक्टिस है ना जी, कि उन्होंने 25 साल उनका घर की तामीर जो थी वो गैर कानूनी थी। क्या इस बुनियाद पे एक ऐसा शख्स जो एक गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा घर में एक क्वार्टर सेंचुरी गुजार सकता है और फिर वजीर आजम बनकर उसको रेगुलराइज कराता है चंद टकों के खातिर, तो उसके फिर क्या उसके ऊपर सवाल नहीं उठेंगे? मैं अंदाजे से एक सवाल बादामी के पास है, लेकिन बनता नहीं है। एक चीज जो रह गई, देखिए डॉक्टर साहब, मेरी गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, ठीक, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सदर पाकिस्तान गए थे ना पूछने के लिए, रेफरेंस लेकर, तो वो एडवाइस लेने गए थे, एक एडवाइस मांगी गई थी जो ईसीपी को दी उन्होंने, इलेक्शन कमीशन। नहीं, एडवाइस सिर्फ एक चीज थी कि क्या सेनेट के इलेक्शन आइन के तहत है या नहीं है, अंडर आर्टिकल 226। उसके आगे जितने भी पैराग्राफ लिखे हैं, मेरी सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तदा है और इलेक्शन कमीशन से भी इस्तदा है, वो काम सेनेटर साहब ने अपर हाउस में और मेरे जैसे मुंतखब नुमाइंदों ने लोअर हाउस में, जब तक सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस है, जो एक नसीहत है, उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए ये दोनों ऐवान कानून साजी नहीं करते, इलेक्शन कमीशन इस पर अमल दरामद नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब आपका पॉइंट आ गया। मेरा पॉइंट ये है, तो ये जो नसीहत है, नसीहत और हुक्म में फर्क हमें करना है। ये इमरान खान को ज्यादा डिफेंड तो कर लेंगे सेनेटर वलीद इकबाल, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है वसीम बादामी एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, कि यूसुफ रजा गिलानी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है, और करप्शन का केस है आसिफ अली जरदारी साहब का, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि खत लिखें, आपको लिखना चाहिए, $60 मिलियन का सवाल है, वो जो इशू है, और इमरान खान बनी गाला में रहते हों क्योंकि सीडीए के जो जुरिस्डिक्शन में एरिया आया नहीं है, तो इसलिए सीडीए वहां पर अभी उसको इंप्लीमेंट नहीं करी लो, ये दोनों चीजें बराबर होंगी? आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, इमरान खान साहब के केस के हवाले से मेरी राय है जो कि जरा करीब है खुर्रम दस्तगीर साहब की राय से, लेकिन क्या दोनों का पैरेलल ड्रॉ हो सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है हरगिज भी पैरेलल ड्रॉ नहीं हो सकता। मुझे याद आता है कि अभी ये कल की ही बात है, बल्कि इत्तेफाक से सेनेट का ही मामला था ना, जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आवाज़ बुलंद ये सदा बुलंद की थी, ये सदा लगाई थी कि याद रखना पाकिस्तानियों, न्याजी को वोट देने का मतलब है जरदारी को वोट देना, इसलिए कि संजनानी साहब मुत्तफिक उम्मीदवार थे पीपल्स पार्टी के और इमरान खान साहब के, और सलीम मांडवी वाला डिप्टी चेयरमैन थे। और आज मामला ने ऐसा पलटा खाया है कि ऑफकोर्स ये सदा लगाई जा सकती है कि जरदारी को वोट देने का मतलब है, जरदारी साहब को वोट देने का मतलब है नवाज शरीफ साहब को वोट देना, इसलिए कि दोनों के मुश्तरका उम्मीदवार हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब। तो जाहिर है कि ये एक तजादात का मजमुआ पीटीआई के कैंप में भी बदरजा उला नजर आता है, और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी से हरगिज भी बरी नहीं है। और इसमें इसका अफसोसनाक पहलू सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में ये कि इसकी सबसे बड़ी जो कैजुअलिटी है वो शायद डेमोक्रेसी है, बल्कि यकीनन डेमोक्रेसी है, इसलिए कि इस सबसे पार्लियामेंटेरियन, पार्लियामान, आइन, ये सब बेतौकीर होता है। और फिर इस तरह की बात लोग कहते हैं कि वो भाई इनका तो कोई हरफ आखिर नहीं, जिसमें मुझे तकलीफ होती है एज ए डेमोक्रेट, लेकिन इस तरह के रेफरेंस मिलते हैं, हवाले मिलते हैं लोगों को देने के लिए। तो मेरा ख्याल है बसर एहतराम कि बहरहाल खान साहब के हवाले से उस फैसले पर मेरी एक राय है जो कि खुर्रम दस्तगीर साहब की राय के करीब है, लेकिन इस सवाल के जवाब में इन दोनों का कंपैरिजन मेरे, अगर आप मुझसे मेरी राय पूछें तो मेरे ख्याल में नहीं बनता। ये दो कतई अलग अलग मामला है कि एक वजीर आजम का डिस्क्वालीफाई होना, कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन खान साहब का वहां पे रहना एक ऐसी, इसको जरा वही सब बेसिक आर्गुमेंट ये है कि एक जगह, ये से मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जोन 4 में सीडीए ने उसको टेक नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से लीगल जुरिस्डिक्शन सीडीए एक्सरसाइज नहीं कर रहा था। और ये सारा जो बनी गाला है, इंक्लूडिंग पहाड़ी के जितने भी लोग रह रहे थे, ये सब रेगुलराइज नहीं थी जगह। जैसे भी कुरी रोड के आगे पीछे जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं वो रेगुलराइज नहीं है, लेकिन वहाँ स्ट्रक्चर बने हुए। क्या पोजीशन है आपकी पार्टी की इस पर, जो खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं? देखें जी, वो क्योंकि एक मुआवजे के तौर पर वो केस पेश कर रहे हैं, मैं मुआवजे के तौर पर मैं चाहूँगा कि वो वसीम साहब ने अपनी, आई डोंट नो उन्होंने किस तरह से कहा कि उनकी और इनकी राय करीब है एक दूसरे के, मैं उसकी तफसील नहीं जानता। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक टाउन प्लानिंग और वो उसकी और ये प्लान्स और जोन्स और जोनिंग और स्कीमिंग के कवानीन जो होते हैं, उसकी वायलेशन कानून में दुनिया भर में एक ख़ास लेवल की अगर वायलेशन है भी
तो वो एक खास लेवल की वायलेशन समझी जाती है, वो एक और वो बड़ी एक सिविल मैटर, आप सिविल, और वो उसको लोकल रेगुलेशन कहा जाता है अक्सर। ये देखें कि 2 मुल्क इन्वॉल्व हैं, $60 मिलियन इन्वॉल्व हैं, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना इन्वॉल्व है, सबसे बड़ी अदालत की नाफरमानी इन्वॉल्व है। ये एक तरफ ये, और दूसरी तरफ खान साहब ने अपने आप को पेश किया अदालत को, और बाकी और भी उसमें अफराद थे जिनके प्रॉपर्टीज उसी कैटेगरी में आती थी, और कोर्ट ने उनको ये, इमरान खान साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर के ये फैसला नहीं हुआ था, फैसला तो पहले हो चुका हुआ था, ये उसको सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन बाद में हुई। और उसके साथ साथ मैं जो सुप्रीम कोर्ट के, मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट के जो रेफरेंस भेजा गया उसमें जो अभी बात हो रही है ना, ये बड़ी अहम बात मैं करना चाह रहा हूँ आपसे। ये जो ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसके क्या उसका क्या दायरा होता है और उसकी कहाँ तक फर्माबरदारी या उस पर अमल करना ज़रूरी है। अभी सिर्फ शॉर्ट ऑर्डर आया है, और जज साहिबान जिन्होंने तफसीली जजमेंट देनी है उस पर, किसका शॉर्ट ऑर्डर आया? सुप्रीम कोर्ट का। वो भी ओपिनियन जो था वो शॉर्ट ही है, सेनेट की रेफरेंस पे अभी शॉर्ट ऑर्डर आया है। मैं बड़े उससे वेट कर रहा हूँ, मैं उस वेट कर रहा हूँ बड़ी बेचैनी से, क्योंकि मुझे यकीन है कि सब जज साहिबान जो इस बेंच पे थे, उन्होंने वो सब देख रहे होंगे कि क्या हुआ उस सारे फैसले के बाद, शॉर्ट ऑर्डर के बाद, और इस गुफ्तगू भी शायद देख रहे हो, और ये जो हम बातें कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो ये देख रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो पार्लियामेंट की सॉवरेंटी का एहतराम करेंगे, क्योंकि ये बड़ा सीरियस इशू है। सिर्फ कोर्ट आईनी इदारा नहीं है, अफवाज पाकिस्तान आईनी इदारा नहीं है, इंतजामी आईनी, पार्लिमान भी आईनी इदारा है, लेकिन आप तो उसकी सॉवरेंटी जो है उसका भी एहतराम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है, बिकॉज़ हम सब आइन के तहत हैं। फोकस ईसीपी पे मैं एक बात जरूर अर्ज कर दूं, सिर्फ मुझे याद आता है जो कि हमारे डिमांड पर वो जो कमीशन बैठी थी, हेडेड बाय चीफ जस्टिस जमाली उस वक्त जो थे, वो जो हमारे धरने के बाद जो हुई थी, उसमें 2013 के इलेक्शन हमारी बात नहीं, हम नहीं साबित कर सके, लेकिन अगर आप दोबारा उसको विजिट कर लें तो जितनी धज्जियां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उस मैं ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि पढ़े अगर आप उसको, और कहा है कि जी वो ट्रेनिंग से फारग है, वो कैपेसिटी से फारग है, वो कोऑर्डिनेशन से फारग है ये इदारा। मैं वैसे कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मजीद क्या कहता है अपने तफसीली ओपिनियन में, क्या कहता है, कौन पढ़ता है, क्योंकि पढ़ने लिखने की बड़ी कमी है इस मुल्क में। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, डिसीजन लिखे जाते हैं 500-500 सफ़ों के। नाज़रीन, मैंने देखा है कि हम ही रह जाते हैं मीडिया के अंदर जो रातों को बैठ के उन डिसीजन को पढ़ते हैं, बाकी लोग सिर्फ आखिर में 2 सफ़े पढ़ते हैं जहाँ ऑर्डर लिखा होता है। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पाकिस्तान के सियासी निज़ाम पर डिस्कशन को जारी रखते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बड़ा दिलचस्प मैं सवाल उठाना चाहता हूँ, और नाज़रीन वो मैं खुर्रम दस्तगीर साहब से वो मैं सवाल शुरू करता हूँ। 2 एस्पेक्ट्स हैं करप्शन के, आप करप्शन की बात कर रहे थे पॉलिटिकल। एक ये है कि पाकिस्तान में मैसिव पॉलिटिकल करप्शन रही है और है, जिसके नतीजे में जो नौजवान हैं इस मुल्क के, वो देखते हैं कि जब आसिफ अली ज़रदारी साहब की ख़ास किस्म की रेपुटेशन है, वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे और बहुत से लोगों पे इल्ज़ाम हैं करप्शन के, वो भी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी है। नौजवान समझते हैं कि जब किसी का पावा होगा, कनेक्शन होंगे, तभी आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, आपको मेरिट की, स्किल सेट्स की ज़रूरत नहीं, पूरा निज़ाम जो है वो इफेक्ट होता है। दूसरी तरफ से ये भी हकीकत है कि नैब जैसे इदारों को पॉलिटिकल टूल यूज़ किया गया है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट करने के लिए, डेक के लिए। लोगों को पकड़ा, डराया, धमकाया, उनको बंद कर दिया 12 महीने 2 साल के लिए, उसके बाद उनसे कोई डील कर ली, मकासद हासिल कर लिए, उसके बाद उनको जाने दिया। आज नहीं, हमेशा से यही चीज़ हो रही, सारी हुकूमतें करती रही। हल क्या है पाकिस्तान में, मतलब कैसे आप इस पहला हल तो ये है कि हमें जो प्राइमेसी है पार्लियामान की, उसे मानना पड़ेगा। करप्शन है, अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन करप्शन को जब अगला लॉजिकल स्टेप लिया जाता है कि जी ये सारा निज़ाम ख़राब है, और फिर उसको आमरीत को डिफेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पार्लियामान को डिग्रेड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। करप्शन दुनिया के एडवांस्ड ममालिक में भी आप अच्छी तरह वाकिफ है, अमेरिका में हर रोज स्कैंडल, इतनी तो नहीं है इसके नहीं। ये देखिए, मैं अगर इतनी की बात है तो मैं आपको एक तजर्बा आपके नाजरीन को सुना देता हूँ। मुझे मौका मिला 2 साल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर काम करने का, और मैं उस 2 साल के तजर्बे के बाद कह सकता हूँ, जो ऑडिट पैरास हमने देखे हैं, कि जहाँ तक करप्शन की क्वांटिटी का सवाल है, उसकी मिकदार है, सियासतदान तो भी पैदा भी नहीं हुए। जिस किस्म की करप्शन जो है पाकिस्तान की रियासत के अंदर है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में है, और किसी भी दिन आप तो तादाद में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आप किसी दिन चले जाएं, नहीं अरबों रोजाना के केस में अरबों की करप्शन जो हमारे आ रही होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो ये कहना कि जी सिर्फ सियासतदान करप्ट है,
सियासतदान के ऊपर सिर्फ एक ड्यूटी जरूर है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम डिसीजन मेकर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, क्या आज मिनिस्टर। जब इकोनॉमिस्ट से कहता है कि पाकिस्तान में हाइब्रिड निजाम है, तो क्या इलेक्टेड लोग टॉप डिसीजन मेकर्स हैं? नहीं है। पाकिस्तान की आधी से ज्यादा जो जिंदगी है 38 साल सियासतदान टॉप डिसीजन मेकर नहीं थे। नहीं, तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि ये पाकिस्तान में ये जो हाइब्रिडिटी है, कह रहे हैं कि जो 200-250 मेन पॉलिटिशियंस हैं, आप उनकी करप्शन की डॉलर वैल्यू को मेजर कर रहे हैं अगेंस्ट एक हजारों की तादाद में जो ब्यूरोक्रेसी है पूरे सिस्टम की। आप शायद ये कह रहे हैं कि वहां 1 अरब की हुई है तो यहाँ पर 500 करोड़ की हुई है, 300 करोड़ की। हम तो ये कह रहे हैं कि जब अभी यूसुफ गिलानी साहब पे एलिगेशन देखें जो बड़ी क्रेडिबल है, जो परवेज हुसैन का बेटा है, उसने जो डॉक्यूमेंट्स हमें भेजे, मैंने बताए हैं चैनल पे, कि एक उनके साथ एक मीडिया एडवाइजर थे, खुरम नाम था गालबन उनका, उन्होंने 63 करोड़ रुपया जो है उनसे ले लिया और पार्को के बैंक ड्राफ्ट जो है बनवाए, और वो पार्को नहीं थी। और यहाँ से पेट्रोलियम सेक्रेटरी ने लेटर इशू किया उनके ऑफिस से कि पार्को के नाम ड्राफ्ट बना के दे दो। 63 देखिए ये हम इसके ऊपर खासतौर पर 2014 के बाद से तो एक जुम्मा बाजार लगा हुआ है और हम किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाते ना। हम किसी जुडिशियल डिसीजन मेकिंग, किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं, जुडिशियल डिसीजन मेकिंग नहीं पहुंच पाते। तो लिहाजा जब तक ये फैसले ना हो जाएं, आप हमें फैसलों से इख्तलाफ भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन बात यह है कि हमें जो असल मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी पाकिस्तान के तमाम इदारों से जो आइन के तहत कायम है, कि पार्लिमान भी एक आईनी इदारा है, उसकी हाईएस्ट लेजिटिमेसी इसलिए है कि पाकिस्तान के अवाम जो गली में बैठा हुआ एक शख्स है जिसके पास और कोई रिकोर्स नहीं है, वो इलेक्ट करके भेजता है। तो लिहाजा जो पार्लिमान की प्राइवेसी है, उसकी सॉवरेंटी है, उसकी रिस्पेक्ट भी उतनी जरूरी है जितनी किसी और इदारे की। प्राइम मिनिस्टर ने फिर इसके बारे में रोना अपना किया कि एक ज़रदारी सबसे भारी का मतलब जो है वो क्या है, आखिर ये चीज एक्सेप्ट हो गई सोसाइटी में। बिल्कुल जी, और बहुत ही खाता है तो लगाता है, शर्मनाक और अफसोसनाक बात है। हल क्या है? बदामी साहब ने जिस तरह कहा कि उन्होंने एक बात की और मेरी और उनकी राय बहुत करीब है। वो जो उन्होंने कहा ना कि जी पहले कि जी जरदारी इमरान खान को वोट देना, जरदारी को वोट देना है, और अब कि जी जरदारी को वोट देना, नवाज शरीफ को वोट देना है, तो वो क्या खूबसूरत इलेक्शन में मेरे भाई इलेक्ट हुए थे, उसमें पीटीआर पीपल्स पार्टी इकट्ठे थे 2018 उसमें पीटीआई और इकट्ठे थे, पीपल्स पार्टी इकट्ठे थे। ये आपको याद नहीं संजरानी साहब का डिप्टी चेयरमैन कौन था सेनेट का? यहाँ जो कहानी है ना, इसलिए यहाँ जो बात एक दूसरे को मतून करने से पहले सोच लेना चाहिए कि नथाथिंग एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग, ये उन्होंने कहा था। और इस वक्त जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के इंटरेस्ट्स बिल्कुल एक जैसे। नहीं तो 2018 में नथा सिंह और प्रेम सिंह पीटीआर पीपल्स पार्टी थी ना सेनेट इलेक्शन में। पार्लियामान, अफसोस सारा ये है करप्शन होती है कि ओहदे का नाजायज इस्तेमाल जाती मुफाद के लिए। पार्लियामान से तो आप कवानीन पास करा लेते हैं। ये 1990 के जो कवानीन है उधर से तो ये अपना फ्लैट्स बने एवन फील्ड वगैरह वाले, उस दौर की बात है। उसमें कानून ऐसे कवानीन बना दिए गए कि जी आप फॉरेन एक्सचेंज का अकाउंट खोलें, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, पैसे बाहर भेज दें, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये फिर जब आप पार्लियामान में ऐसी सोच आती है तो पार्लियामान से कवानीन ऐसे निकलते हैं जो कानूनी और तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, उसको स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दे देते हैं जुर्म को। ये नहीं होना चाहिए ना। बदामी साहब, क्या इन्होंने तब्दील किए 2.5 साल में? कोई नहीं किए, इस काबिल ही नहीं है। बदामी साहब, योर लास्ट वर्डिक्ट बिफोर द एंड ऑफ द प्रोग्राम। एक जरदारी सब पे भारी, खाता है तो लगाता भी है। कल वजीर आजम ने इसके हवाले से कहा कि इन जुमलों का मतलब यही है कि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ करप्शन होगी, करप्शन ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो ना एक खाता है तो लगाता भी है वगैरह वगैरह। आपका इस पे क्या इस्तदलाल है कि कोई वे फॉरवर्ड है? कुछ सेनेटर अब्दुल कादिर और सेनेटर सैफ अबड़ो पे भी अपनी राय दे वो भी कर, मतलब कि कोई हल है पाकिस्तान के अरबों लेके सेनेट की टिकट जो इशू करते हैं, उसका क्या हल है? चलिए इसको भी शामिल कर लें, क्या कोई हल है? देखिए खान साहब, इस बात से तो मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं कि जब हम ये कहते हैं कि यार जरदारी साहब कमाल सियासतदान है, ओ यार उससे कमाल, यार बाजी पलट दिया, यार उड़ा के रख दिया, यार हैरान कर दिया, यार सारे तस्वीर गलत साबित कर दिया, यार बहुत सबसे भप पे भारी है। तो असल में हम सबको पता होता है ना ओपन सीक्रेट में कि क्या हुआ ये कि यार पैसा चला के सारी गेम पलट दी। तो सियासतदान और हमारा ऐवान ही बेतौकीर हो रहा है ना। तो इसलिए इस हद तक मैं खान साहब से 1000% एग्री करता हूं। बस मुझे लगता है कि उसके आगे एक अमल फिर और भी होना चाहिए कि फिर उसी अददी अक्सरियत के फॉर्मूले के तहत चेयरमैन सेनेट तो संजरानी साहब को नहीं बनना चाहिए क्योंकि उनका नंबर्स कम है। तो पीटीआई ने जब चूंकि हाई मॉरल पोजीशन ली है कि जनाब ये सारे चोर डकैत करप्ट फला है और हम इनसे मुमताज हैं, इनसे मुख्तलिफ है, तो फिर पीटीआई भी फिर उसमें अब ये ना कहें शिबली फराज साहब कि भाई फिर हम भी बायदा बुक नहीं चलेंगे, हम भी हर जोर लगाएंगे और अपना संजरानी जितवाएंगे। वरना फिर लोग ये कहेंगे कि जनाब वो तो थे ही चोर करप्ट, आपका तो दावा था इनसे मुमताज और पाकीज़गी का, आप भी अगर वो कर बैठे तो फिर फायदा क्या हुआ?
अच्छा, ये तो हो गया कि दोनों ही इस किस्म की चीजें कर रहे हैं। वे फॉरवर्ड क्या है बादामी, सब कुछ समझ आती है आपको? आखिर ये मुल्क कैसे आगे निकलेगा इस करप्शन के दलदल से? सर, इसका मुख्तसर तरीन जवाब मुझे तो ये लगता है कि ये कि वे फॉरवर्ड ये कि सब अपने अपने मफादात से बालातर होकर मामलात को देखें, इदारों को आज़ाद बनाएं, इदारे इतने आज़ाद हों कि कोई सियासी जमात भी उन पर असरअंदाज ना हो सके और कोई और फैक्टर भी असरअंदाज ना हो सके। ये तासुब भी ना जाए कि फला पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ लहर चल पड़ी है, फैसले आ रहे हैं, तो इसकी वजह इसका करप्ट होना नहीं है बल्कि इसका बिहेव ना करना है, और फला को रिलीफ मिल रहा है तो उसकी वजह इसका करप्ट होना नहीं बल्कि ओबीडियंट होना है। इदारे आज़ाद होंगे तो मामला बेहतर होंगे, वरना ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया, वक्त हमारा खत्म हो गया। सवाल तो बुनियादी है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, बिल्ली को बताएगा कौन, ये करेगा कौन, ये कैसे करेंगे, ये बिल्ली का तशख्खुस भी कर लें कि बिल्ली कौन सी है, बिल्ली को भी बिछानेंगे कैसे। आज इतना ही, आपने इस बहस देखी, फैसला आपका, फिर आपसे मुलाकात होती। बहुत शुक्रिया।